हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं ओम्स लॉ, जो कि आपने वैसे तो क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं। तो ये जो ओम्स लॉ है वो एक्चुअली एक जर्मन के साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था इन द 1828 में। तो ये बेसिकली मोस्ट फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसको हम ओम्स लॉ बोलते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको सिंपली बोलूँ कि ओम्स लॉ क्या होता है, तो ओम्स लॉ को अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो ये वीर लॉ है। अभी वीर लॉ क्या है हम आगे बताएंगे। तो सिंपली क्या है स्टूडेंट्स, अगर आपको ओम्स लॉ समझना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। ओके, तो यहाँ पे वी क्या है, वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि एक कंडक्टर के एंड्स पे अप्लाई किया गया है, और जो आई है वो इलेक्ट्रिक करंट है जो कि उस कंडक्टर से फ्लो हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो लॉ है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, इसको ही हम बोलते हैं ओम्स लॉ। अब इसी को इन डेफिनेशन कैसा बोला गया है, चलिए देखते हैं। इफ द फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टर सच एज टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन एंड डायमेंशंस रिमेन्स अनचेंज्ड, then the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of conductor। तो यहाँ बोला गया स्टूडेंट्स की जो कंडक्टर की जो फिजिकल कंडीशन है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, मैकेनिकल स्ट्रेन हो गया और डायमेंशंस हो गया, अगर हम उसको अनचेंज रखें यानी कि उसमें चेंजेस नहीं करेंगे, देन जैसे ही हम उस कंडक्टर के एंड्स पे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंडक्टर से फ्लो होने वाले करंट की। दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी को इन सिंबल्स में कैसे यूज किया गया है, तो लिखा गया है कि सपोज I बी द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। तो I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है जो कि फ्लो हो रही है कंडक्टर में से, और जो V है वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि अप्लाई किया गया है उस कंडक्टर के एंड्स पे। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके अकॉर्डिंग ओम्स लॉ ये होगा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है उसके बदले एक फिर यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू मिलती है हमको। R क्या है, बेसिकली R यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ बोला गया कि R जो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ R डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, साइज एंड नेचर ऑफ द कंडक्टर। जो ये R कांस्टेंट मिल रहा है, इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है लेंथ पर, साइज पर और नेचर पर कंडक्टर के। ओके स्टूडेंट्स, तो अब सिंपली हम क्या बोलेंगे, अभी इक्वेशन आया था हमारे पास V इज इक्वल टू आर आई, या उसी को मैं बोलता हूँ V इज इक्वल टू आई आर। तो यही मैंने बोला था कि वीर लॉ है ये, V इक्वल टू आई आर। ओके, तो यही ओम्स लॉ है। तो V इक्वल टू आई आर से हमको मिल जाएगा R इज इक्वल टू V अपॉन आई। सो बेसिकली क्योंकि यहाँ R क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ये V अपॉन आई भी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का, तो हमको सिंपली एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और ये जो स्ट्रेट लाइन होती है वो बेसिकली ओरिजिन से पास होती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं लिमिटेशंस ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ जो है उसकी फर्स्ट लिमिटेशन है कि ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ तब जब कंडक्टर का जो टेम्परेचर है उसको कॉन्स्टेंट रखें, यानी कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उस कंडीशन में ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता है। सेकेंड है, द कंडक्टिंग बॉडी शुड नॉट बी डिफॉर्म्ड, यानी कि जो कंडक्टिंग बॉडी है, यानी कि जो कंडक्टर है आपका, वो डिफॉर्म नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका शेप वगैरह हम चेंज नहीं कर सकते, उसको दबा नहीं सकते हैं कुछ भी, और ऐसी कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकते जिससे कि बेसिकली उसका शेप चेंज हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ बाय फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ बोला गया है लेट अस कंसीडर अबाउट अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, यानी कि अब हम एक कंडक्टर ले रहे हैं जिसकी लेंथ L है और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैपिटल A है, और उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम वो स्मॉल n है। तो जब हम अप्लाई करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V उस कंडक्टर के एंड्स पे, तो I करंट है जो कि उस कंडक्टर में से फ्लो होने लग जाती है। तो उस कंडीशन में जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है हर एक पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू V अपॉन L। अभी E इज इक्वल टू V अपॉन L कहाँ से आया, एक्चुअली हमने चैप्टर 2 में फॉर्मूला पढ़े थे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ से E जो है इज इक्वल टू जाएगा V अपॉन D। तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, जितनी लेंथ है कंडक्टर की, तो डिस्प्लेसमेंट L हो जाएगा क्योंकि लेंथ जो है कंडक्टर की वो स्मॉल l है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से मिल गई है।
अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बाय। तो ये हमने पिछली वीडियो में देखे थे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या था, दैट इज वी डी इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पता नहीं है तो आप चाहें तो हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे जो स्मॉल ई है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन का, जो स्मॉल एम है वो मास है इलेक्ट्रॉन का, एंड जो ये टाउ है वो रिलैक्सेशन टाइम है। तो अब हम बात कर रहे हैं इसी इक्वेशन में, तो यहाँ पे जो हमको कैपिटल ई की वैल्यू मिली थी इसकी वैल्यू को हम यहाँ अप्लाई कर देंगे तो कैपिटल ई की जगह वी अपॉन एल आ जाएगा, तो हमको ये मिल जाएगा फॉर्मूला। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या था, वो था I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम सिंपली क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस करंट वाले फॉर्मूले में ये वी डी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो जैसे ही वैल्यू पुटअप यहाँ करेंगे तो हो जाएगा एन ई ए स्मॉल ई वी टाउ अपॉन एम एल और इक्वल हो जाएगा करंट के। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अब जैसे ही स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ वी अपॉन एम एल, जो कि ऐसे होगा। तो ये फॉर्मूला मिल गया स्टूडेंट्स। अब सिंपली स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस I को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो V अपॉन आई हो जाएगा, एंड इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो एम एल ऊपर आ जाएगा, तो अपॉन में एन ई स्क्वायर ए टाउ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इक्वेशन 4 हो गया। अब जैसे कि अभी हमने देखे थे फॉर्मूला कि V अपॉन आई जो एक कांस्टेंट होता है, तो स्टूडेंट्स यहाँ इक्वेशन 4 में हम देख पा रहे हैं कि ये जो पूरी टर्म है, अभी हमने फॉर्मूला देखे थे कि V अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो ये हमारे लिए कांस्टेंट का काम करेगा। तो हम लिख देंगे जो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर कैपिटल ए टाउ जो है वो एक कांस्टेंट है। तो ये जो बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू है वो R को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज रेजिस्टेंस, क्योंकि V अपॉन आई इज इक्वल टू R होता है। अभी जैसे कि हमने ओम्स लॉ में देखे थे, तो ये बेसिकली हम बोल सकते हैं कि V अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो होता है और ये कॉन्स्टेंट R होता है, तो ये R की वैल्यू जाएगी एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर कैपिटल ए टाउ, तो ये हमको कैपिटल R की वैल्यू मिल जाएगी। और ये कैपिटल R क्या है स्टूडेंट्स, ये रेजिस्टेंस है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला, नॉलेज मिला, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।